गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ध्रुव स्वामिनी नाटक के तत्वों की समीक्षा। स्टूडेंट्स, हर साहित्य की विधा के 6 तत्व होते हैं और जैसे कथानक, पात्र चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल वातावरण, उद्देश्य और भाषा शैली। स्टूडेंट्स, ये ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद की एक ऐतिहासिक और श्रेष्ठ रचना रही है। इस नाटक में प्रसाद जी की निर्दोष नाट्य कला के दर्शन होते हैं और ये नाटक रंगमंच और कलात्मक दोनों ही दृष्टियों के आधार पर बहुत ही श्रेष्ठ नाटक रहा है। इस नाटक की जो कथा वस्तु है वो ऐतिहासिक होते हुए भी सहज, सरल और स्पष्ट है, क्योंकि ये नाटक नायिका के नाम से नामित होते हुए भी इसमें कल्पना और इतिहास का मिश्रण नाटककार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और इस नाटक को पढ़ने के पश्चात नाटक के जो तत्व हैं उनके आधार पर हम इनकी विशेषताओं के बारे में आज यहाँ चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले नाटक के तत्वों में स्थान आता है कथानक का, कि ध्रुव स्वामिनी का जो मूल कथानक है वो ऐतिहासिक है, परंतु प्रसाद जी ने इसमें अपनी कल्पना के रंग भी उकेरे हैं और इसके कथानक का जो मुख्य आधार बनाया है वो है गुप्त वंश, और साथ ही उन्होंने कल्पना द्वारा कई रोचक जो प्रसंग हैं वो भी इसमें उकेरे हैं, जिसके माध्यम से जो ऐतिहासिक नाटक है तो भी पाठक के मन को पूरी तरह से आकर्षित करता है। नाटक के कथानक का जो आरंभ है वो गुप्त वधू ध्रुव स्वामिनी के युद्ध शिविर में प्रवेश होता है और वहाँ वह अपनी दासी के समक्ष अपने पति रामगुप्त के प्रति उनकी जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, उनके अंदर जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, उनके चलते अपेक्षा तथा कुमार चंद्रगुप्त के सुहृदय व्यवहार के कारण उनके प्रति आकर्षण का भाव प्रकट करती हुई दिखाई देती हैं। और इसकी सूचना जब रामगुप्त को मिलती है तो सकराज ने उन दोनों ओर से उसे घेर लिया है और सकराज रामगुप्त के पास संधि के लिए जब प्रस्ताव भेजता है तो रामगुप्त वो दोनों शर्तें उसकी स्वीकार कर लेता है। प्रथम जो शर्त है वो है ध्रुव स्वामिनी, अपने लिए ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करना और उनके जो सामंत हैं उनके लिए सामंतों की जो पत्नियां हैं उनके लिए उनको मांगना। इस प्रकार उन्होंने 2 शर्त रखी और दोनों ही शर्तों को रामगुप्त ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि शर्तों को स्वीकार करने का रामगुप्त का एक ही उद्देश्य था कि उसके अंदर से ध्रुव स्वामिनी और बाहर से सकराज जैसे दुश्मनों से वो बचना चाहता था। परंतु चंद्रगुप्त, जिसने पारिवारिक कलह के डर से अपने सभी अधिकार, यहाँ तक कि उसने अपनी जो वाग्दत्ता थी ध्रुव स्वामिनी उसका भी त्याग कर दिया था, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी के पिता ने ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त के पिता के रहते उनकी वाग्दत्ता बनाया था, और अर्थात शादी से पहले का दिया हुआ जो वचन था। इस अवसर पर न तो केवल ध्रुव स्वामिनी की मर्यादा की रक्षा करता है चंद्रगुप्त, और बल्कि सकराज को भी मार देता है और अपने अधिकारों की बात राज्यसभा में उठाता है। और दूसरी ओर इस घटना के बाद ध्रुव स्वामिनी भी रामगुप्त के साथ नहीं रहना चाहती और नाटक के अंत में जो धर्म परिषद के निर्णय हैं उनके कारण दोनों का तलाक हो जाता है और चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी हो जाते हैं। और इस अवसर पर एक सामंत के द्वारा रामगुप्त का वध कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, नाटक का जो कथानक है वो अत्यंत संक्षिप्त, कौतूहल एवं नाटकीय रहा है। घटनाओं से भरपूर रहा है ये, और इसमें 3 अंकों का विभाजन नाटककार के द्वारा किया गया है। इसकी जो कथा है इसमें हर समय हलचल और सक्रियता का वातावरण सा बना रहता है और लेखक इसमें इतिहास से इधर कुछ इस प्रकार के जो प्रसंग हैं, जैसे खड्गधारिणी प्रसंग, मंदाकिनी प्रसंग, सकराज कोमा प्रसंग, या फिर रामगुप्त की हत्या, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का दोनों का एक दूसरे की ओर आकर्षित होना, इस प्रकार की कल्पना का समावेश करके नाटक को और भी अधिक मनोरंजक बनाने का प्रयास किया है और ये जो इसकी कथानक है और भी सहज और सजीव हो उठी है। स्टूडेंट्स, दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। किसी भी नाटक की सफलता में उसके जो पात्र हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि पात्रों के माध्यम से ही
नाटककार या फिर भी कोई भी लेखक है साहित्य की किसी भी विधा को जब वो लिख रहा है तो पात्रों के माध्यम से ही उसकी रचना सफल होती है और पात्रों को देखते हुए ऐसा आभास होता है कि वो रचना वास्तव में सजीव है और नाटककार अपने जो उसके भाव हैं उसकी अभिव्यक्ति पाठक तक पहुंचाने का प्रयास करता है और नाटक में पात्रों की जो संख्या सीमित है वो सीमित होनी चाहिए क्योंकि पाठक उसको सहज रूप में अच्छी प्रकार से समझ सके। पात्रों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ध्रुव स्वामिनी भी एक बहुत ही सफल नाटक कहा जा सकता है क्योंकि इसमें प्रसाद जी के द्वारा जो पात्रों की संख्या है बहुत कम रखी गई है। इसमें 8-9 पात्र रखे गए हैं जैसे ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, कोमा, मंदाकिनी या फिर मिहिर देव आदि, क्योंकि इसमें प्रसाद जी ने इन सब का जो चरित्र चित्रण है बहुत ही स्वाभाविक रूप में सहज रूप में सहज तरीके से उसको इसमें लिखा है क्योंकि लेखक ने उसके व्यक्तित्व में सुंदरता, सुकुमारता, कोमलता, नारी की व्यवस्था, नारी का स्वाभिमान, साहस, वीरता और एक नायिका में जिस प्रकार के उचित गुण होते हैं वो सभी गुण इस नाटक में डाले हैं क्योंकि ये नाटक ध्रुव स्वामिनी जो नाम दिया गया है वो नायिका प्रधान रहा है। इसी प्रकार लेखक ने चंद्रगुप्त के चरित्र को भी बहुत सुंदर शब्दों में उसका अंकन यहाँ किया है क्योंकि यह वही पात्र है जिसने ध्रुव स्वामिनी के ऊपर आई हुई जो मुसीबत है उसको दूर किया था। इसके अलावा शिखर स्वामी, रामगुप्त, सकराज को भी प्रसाद जी ने खलनायक के रूप में यहाँ चित्रित किया है। साथ में नाटक में 2 जो काल्पनिक पात्र हैं कोमा और मंदाकिनी, इनको भी जीवंतता प्रदान की है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि चरित्र चित्रण के आधार पर भी ये नाटक बहुत ही सफल रहा है। स्टूडेंट्स, नाटक का तीसरा जो तत्व रहा है वो है कथोपकथन क्योंकि इसकी यह भी विशेषता है क्योंकि इसमें नाटक के जो संवाद हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और छोटे छोटे संवादों का प्रयोग किया गया है। कथानक को गति प्रदान छोटे छोटे संवादों के माध्यम से की गई है तथा पात्रों का जो चरित्र है वो भी इन छोटे संवादों के माध्यम से विश्लेषण भी करता दिखाई देता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का संवादों के माध्यम से अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात का आभास होता है कि इस दृष्टि से ये नाटक अत्यंत सफल रहा है क्योंकि इसमें जो संवाद हैं वो बहुत ही सहज और सरल स्वाभाविक हैं। छोटे छोटे रोचक संवाद प्रसाद जी के द्वारा इसमें डाले गए हैं। सभी संवाद भावानुकूल एवं पात्रानुकूल रहे हैं क्योंकि कहीं भी संवादों का विस्तार इसमें नहीं किया गया है। कहीं 1-2 जगह जैसा भी नाटककार को लगा, उन्हें आभास हुआ, उन्होंने कई जगह अपनी जो अभिव्यक्ति है वो लंबे शब्दों में दी है जहाँ उनको इस बात का आभास हुआ, आवश्यकता महसूस हुई। स्टूडेंट्स, अब है देशकाल एवं वातावरण। देशकाल और वातावरण का जो है वो नाटक का प्रमुख तत्व रहा है क्योंकि लेखक समय और स्थान के यथायोग्य वर्णन करने के द्वारा ही नाटक को प्रभावशाली बनाता है क्योंकि इसके माध्यम से ही नाटक में एक प्रकार की सजीवता आती है और देशकाल और वातावरण के माध्यम से लेखक नाटक के समय नाटक के पात्रों की जो वेशभूषा है, उनकी भाषा है, उनके रहन सहन, तत्कालीन जो रीति रिवाज हैं, आवागमन के जो साधन हैं, इन सब का वर्णन सहज रूप में कर पाता है। और इसकी एक ये भी विशेषता है कि जहाँ जिस भी नाटककार के द्वारा किसी भी साहित्य की विधा का वर्णन किया जाता है तो वो देशकाल वातावरण को देखकर ही किया जाता है। देशकाल वातावरण के बिना अगर कोई भी साहित्य की विधा लिखने वाला नाटककार, कहानीकार आदि जो भी है, जब उसकी रचना करता है, अगर देशकाल वातावरण की परिस्थिति को नहीं देखता तो पाठक उसको सहज रूप में समझ नहीं पाते। इसे लेखक ने नाटक में तत्कालीन वातावरण की सृष्टि करते हुए गुप्तकालीन शब्दावली, वेशभूषा, शिविरों की सजावट, पात्रों के नाम, उनके वस्त्र, रीति रिवाज आदि सब का वर्णन किया है जो वास्तव में वातावरण के माध्यम से सजीव हो उठता दिखाई देता है। संकलनत्र इस नाटक में स्थान, समय और कार्य के संकलन का पूरा निर्वाह लेखक के द्वारा किया गया है और नाटक की जो सभी घटनाएं रही हैं वो गुप्त सम्राट के शिविर में घटित होती हैं और सकराज के दुर्ग में ये संपूर्ण घटनाक्रम 1-2 दिन में ही संपन्न हो जाता है क्योंकि इस नाटक का जो मुख्य कार्य रहा है ध्रुव स्वामिनी की रामगुप्त से मुक्ति और चंद्रगुप्त का सिंहासन पर बैठना।
स्टूडेंट्स, अंत जो पांचवा तत्व रहा है उद्देश्य नाटक का, उसमें ये ध्रुव स्वामी ने जो नाटक है वास्तव में उद्देश्यपूर्ण रचना रही है, क्योंकि इसमें एक और तो देश के जो कर्णधार रहे हैं रामगुप्त जैसे जो विलासी, मध्यपतित, कायर, इस प्रकार के व्यक्ति, और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त जैसे वीर, साहसी, कर्तव्यपरायण, उदार, निस्वार्थ, त्यागी, राष्ट्रनायक की कामना करने वाले, जो राष्ट्र को विदेशी आक्रमण और संकट से मुक्ति कराने वाले या उसे शक्तिशाली बनाने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार के पात्रों को उन्होंने अपने नाटक में स्थान दिया है। दूसरी ओर उन्होंने नारी की जो स्वतंत्रता है उसका नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करके आधुनिक नारी के उत्थान की कामना भी इस नाटक में दिखाई गई है, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी की जो समस्या है वो आज आधुनिक नारी की समस्या है। और ये इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में भी आधुनिकता दिखाई देती है। अभिनेता नाटक की रचना वास्तव में अभिनय के लिए ही की जाती है। अभिनेता की दृष्टि से प्रसाद जी के अधिकांश नाटक इसलिए दोषमुक्त होते हैं क्योंकि उनकी जो लंबी कथा है उसके साथ साथ वे कई अंकों में लिखते थे और इनमें पात्रों की जो संख्या थी बहुत अधिक हो जाती थी। इसका कारण ये है कि उन नाटकों को मंच पर मंचित करना बहुत मुश्किल हो जाया करता था, परंतु नाटक जो इनके द्वारा लिखा गया है ये वास्तव में एक सफल नाटक है। इसमें नाटक में प्रसाद जी ने एक छोटी सी कथा को लिया है और उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, और इस नाटक में लेखक ने संकलन त्रय का पूरी तरह से निर्वाह किया है। इसमें छोटे संवाद लिखे गए हैं। इस प्रकार नाटक रंगमंच की दृष्टि से वास्तव में सफल हुआ है। स्टूडेंट्स, अंतिम जो तत्व रहा है नाटक का वो होता है भाषा शैली। हर साहित्य की विधा के 6 तत्व होते हैं और ध्रुव स्वामिनी नाटक में लेखक ने संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली का वर्णन किया है और इनकी जो भाषा रही है संस्कृत भाषा का असाधारण अधिकार इनके साहित्य पर रहा है। वास्तव में जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसमें तत्सव शब्दों का खुलकर प्रयोग प्रसाद जी के द्वारा किया गया है और इस नाटक की जो भाषा है उसमें प्रसाद गुण के अतिरिक्त ओज गुण एवं माधुर्य गुण की भी सर्वत्र दिखाई देता है। और ध्रुव स्वामिनी के जो संवाद हैं जहाँ ओज गुण का प्रयोग हुआ है वहीं कोमा द्वारा भाषा माधुर्य गुण का प्रयोग भी दिखाया गया है। नाटक में लेखक ने वीर, श्रृंगार, विभत्स, व्याकरण आदि रसों का सहज रूप में प्रयोग किया है और स्थान स्थान पर जो काव्यात्मक या अलंकृत शैली है एवं गीतों का प्रयोग है कवि ने अपने परिचय में दिया है। प्रसाद जी के जो नाटक हैं इन नाटकों की अपेक्षा इस नाटक की जो भाषा रही है वो सहज, सरल, स्पष्ट, पात्रानुकूल रही है, क्योंकि नाटक के पात्रों की भाषा के माध्यम से उनकी मनोवृत्ति, उनके भाव विचार, कार्य, व्यापार इनके सर्वथा वो अनुकूल है और अपनी भाषा को छोटे छोटे वाक्यों, 3 शब्द शक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों आदि के प्रयोग के माध्यम से बहुत ही अत्यंत रोचक एवं रमणीय बनाया गया है। और इस प्रकार ये नाटक के तत्वों के आधार पर वास्तव में ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद